अब हम थोड़ा सा इसका अपवाद भी देख लें। आपके मन में कुछ उदाहरण ऐसे आ रहे होंगे, डे टू डे लाइफ के कुछ अनुभव ऐसे आ रहे होंगे जिसमें आपको लग रहा होगा कि इन मामलों में तो समानता नहीं है, तो क्या ये गलत हो रहा है? ऐसा नहीं है। ऐसी कौन कौन से मामले हैं जहां पर ये समानता का, सामाजिक समानता का अधिकार लागू नहीं होता? अर्थात अब हम थोड़ा बात करें अनुच्छेद 15 का अपवाद, एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन जो है अनुच्छेद 15(3), 15(4) में बताए गए हैं। 1 और 2 में क्या था ये तो स्पष्ट हो गया आपको। अब 3 और 4 में अपवाद है। इसके अंतर्गत जो राज्य है वो स्त्रियों और बच्चों तथा सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करता है। अब देखिए ये क्या है, अपवाद किस रूप में। मैंने अभी आपको कहा कि निजी संपत्ति यदि किसी की है, किसी वर्ग की, समाज की, वहाँ पर समानता का अधिकार लागू नहीं होता। लेकिन ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पर सरकार ने संवैधानिक दृष्टि से ऐसे प्रावधान किए हैं कि इन जगहों में भी बच्चों और स्त्रियों तथा सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। और ऐसा विशेष प्रावधान करते हुए जब उसने कानून बनाए तो पहली नज़र में ऐसा लगता है ये तो असमानता है। महिलाओं के लिए सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है, ये अतिरिक्त प्रयास तो असमानता की बात है। शिक्षा के नाम पर जो सरकार अतिरिक्त प्रयास कर रही है वो अतिरिक्त प्रयास तो असमानता की भावना को बढ़ाता है। ऐसा हम में से कुछ लोग महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये जो विशेष प्रावधान किए गए हैं इसके पीछे कुछ उद्देश्य होते हैं। मूलतः ऐसे मामलों में विशेष प्रावधान किया गया है जहां ऐसा पाया गया है कि ऐतिहासिक दृष्टि से ये तबके के लोग अपने आप नहीं उठ पा रहे हैं। इनको उठाने के लिए सरकारी मदद की जरूरत है, चाहे वो आर्थिक मदद हो, चाहे वो आरक्षण हो। इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। शिक्षा के अधिकार के तहत आपको मालूम होगा कि निजी संस्थाओं में भी 25% सीट समाज के निम्न तबके के लोगों के लिए रिजर्व्ड है, आरक्षित है। यद्यपि वे निजी संस्थाएं पूर्ण रूपेण निजी हैं, लेकिन सरकार ने कुछ विशेष सुविधाओं का प्रावधान करके इन तबके के लोगों को उठाने का प्रयास किया है ताकि समाज में समानता की भावना और बलवती हो। समाज में ये जो असमानता की जो दूरी है उसे कम किया जा सके। जो लोग शिक्षा से वंचित हैं उन्हें ऊपर उठा के समान स्तर पर लाया जाए जिस स्तर पर अन्य लोग हैं। तो इस प्रकार आपको याद रखना होगा कि 15(2) जब हम समानता के अधिकार की बात करते हैं, जो हमारा पहला अधिकार है, तो इससे प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना का गहन संबंध है। समानता के अधिकार और प्रस्तावना के गहन संबंध पर हम थोड़ी नज़र डालें तो देखेंगे कि प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता की बात इसमें की गई है। समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिलने की बात की गई है। संविधान इस बात को स्पष्ट करता है कि सरकार बच्चों, महिलाओं, सामाजिक और शैक्षणिक से पिछड़े वर्गों के लिए कुछ विशेष सुविधाएं,
कुछ विशेष निर्णय लागू कर सकती है, लागू करना चाहे तो उसे कर सकती है। यद्यपि पहली नज़र में ये एक तरीके से असमानता दिखाई देती है, लेकिन विशेष स्थितियों में विशेष वर्ग के लिए ऐसे प्रावधान हमारे संविधान में किए गए हैं और उसी के तहत आरक्षण का प्रावधान है। आरक्षण जो है वो अवसर की समानता के अधिकार को पूरा करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बिना आरक्षण के इस वर्ग के लोगों को अवसर की समानता, बिना आरक्षण की सुविधा दिए अवसर की समानता एक तरीके से मजाक बन गई थी समाज में। अवसर उन्हीं को मिल रहे थे जो किसी खास तबके के थे, किसी खास वर्ग के थे, चाहे धनाढ़ वर्ग हों आर्थिक दृष्टि से, चाहे उच्च वर्ग के हों, चाहे शिक्षित वर्ग के हों, आदि आदि, और शेष वर्ग जो था वो वंचित था। तो समानता कैसी? तो समानता को लाने के लिए, समानता, अवसर की समानता को वास्तविकता में लाने के लिए, पूरा करने के लिए ज़रूरी था कि आरक्षण का प्रावधान किया जाए। हाँ, इस बात पे ज़रूर बहस हो सकती है और होती आती है और इसके परिप्रेक्ष्य में बदलाव भी होते हैं कि किस तरह का आरक्षण, आरक्षण के आधार क्या हों, कब तक ये आरक्षण हो, कितने प्रतिशत आरक्षण हो, इस पर जरूर बात होती रहती है विचारकों के बीच में, कानूनविदों के बीच में, शिक्षित वर्ग के बीच में, आदि आदि। लेकिन एक बात पे सभी को सहमत होना है कि आरक्षण की ज़रूरत है। आरक्षण समानता के अवसर को प्रदान करने के लिए हमारे समाज में पहला कदम है। स्वतंत्रता के अधिकार या 15 अनुच्छेद 15 में जो तीसरा 15(3) और 15(4) जो है वह अपवाद है और वो विशेष प्रयास की बात करता है, विशेष पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों की बात करता है। अब तीसरा जो प्रावधान है समानता के अधिकार के तहत, वह है सरकारी नौकरी में अवसर की समानता। सरकारी नौकरी में अवसर की समानता, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सरकारी नौकरी में हर नागरिक को सरकारी नौकरी पाने का अधिकार है, बशर्ते वो उसकी पात्रता रखता हो। अधिकार का अर्थ ये नहीं कि पात्रता ना होते हुए भी हम मांग करें, उम्मीद करें और अपेक्षा करें कि सरकार हमें इस पद पे बैठा देगी, ऐसा नहीं है। समान स्तर का होने पर समाज के किसी भी वर्ग को, किसी भी व्यक्ति को किसी भी सरकारी पद से वंचित नहीं किया जा सकता, केवल इस आधार पे कि उसका लिंग वो महिला है, या इस आधार पे कि वह निम्न जाति का है, या इस आधार पे कोई निर्धन है, या इस आधार पे कि उसका जन्म स्थान, ये कोई आधार काम नहीं करेगा। अनुच्छेद 16(1) इसमें साफ कहा गया है कि सब नागरिकों के लिए सरकारी नौकरियां या पद नियुक्त के संबंध में अवसर की समानता होगी। ये अनुच्छेद 16(1) में सभी नागरिकों के लिए सरकारी नौकरी में अवसर की समानता। केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर सरकारी नौकरी में किसी तरह का भेदभाव गैर कानूनी होगा। यदि ऐसा होता है तो हम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाकर संबंधित अधिकारियों को, जिन्होंने ऐसा कार्य, गलत कार्य किया है, उन्हें सजा का प्रावधान की अपेक्षा कर सकते हैं, सजा के लिए अनुरोध कर सकते हैं। अवसर की समानता बहुत महत्वपूर्ण। 16.2 क्या है? 16.2 है कि केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर सरकारी नौकरियों या पद में भेदभाव
नहीं किया जाएगा। केवल इस आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। पहले में अवसर की समानता 16.1 में अवसर की समानता की बात की गई है। 16.2 में क्या नहीं किया जाएगा इसको स्पष्ट कर दिया है। इन आधारों पर किसी को वंचित नहीं किया जाएगा। ये 16.2 में। सामाजिक समानता को सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। आप देखते होंगे बच्चों को, गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है, गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जा रही है, लड़कियों को मुफ्त में शिक्षा का प्रावधान है। आखिर ये सब क्यों? इसलिए क्योंकि देखा गया है कि ये लोग गरीबी के उस स्तर पर हैं जहां से वे उठ नहीं पा रहे हैं, और इसलिए सरकार को कुछ ऐसे कानूनी प्रावधान करने पड़ेंगे जिससे कि ये उठ सकें और उचित समय आने पर समाज के उस तबके के बराबर आ जाएं जो तबका शिक्षित माना जाता है, जो तबका अमीर माना जाता है। जैसे अनुच्छेद 15 के कुछ अपवाद थे, ऐसे ही अनुच्छेद 16 के भी अपवाद हैं। 3 अपवाद हैं। अपवाद यानी एक्सेप्शन, जो कहा है उसका ठीक उल्टा कुछ खास मामलों में होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि सरकार किसी भी तरीके से असमानता को प्रमोट नहीं कर सकती, गैर कानूनी है, लेकिन दूसरी ओर वो कुछ खास वर्ग के लोगों के लिए विशेष प्रावधान कर रही है, आरक्षण का प्रावधान कर रही है, उन पर टैक्स नहीं लगाती, उनसे टैक्स नहीं लेती, कर का प्रावधान उनके लिए नहीं है जो निर्धन है, पर यह अपवाद है। ऐसे ही यहाँ पर भी अनुच्छेद 16 में भी कुछ अपवाद हैं। 3 अपवाद। पहला, कुछ विशेष पदों पर नियुक्ति के लिए केंद्र व राज्य द्वारा निवासी की शर्त लगाई गई है, निवास स्थान की शर्त लगाई गई है। इसके मायने क्या हैं? आप लोग जब आगे बड़ी कक्षाओं में जाने के बाद जब नौकरी के लिए आवेदन करेंगे तो आप पाएंगे कि कई पदों के लिए पूछा जाता है कि आपका जन्म स्थान कहाँ है, या ये कहा जाता है कि केवल वही लोग आवेदन कर सकते हैं जिनका जन्म स्थान वह राज्य है जहाँ का विज्ञापन है, जहाँ पर नौकरी का विज्ञापन है, दिया जा रहा है। और इस प्रकार जन्म स्थान के आधार पे अंतर हो गया, असमानता हो गई। बाहर के लोग आवेदन नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ में कुछ पद सरकार ने घोषित किए हैं, उसके लिए विज्ञापन किया है, और आप पाएंगे कि कई बार उसमें लिखा रहता है यह पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए। यही बात उत्तर प्रदेश के लिए, यही बात पंजाब के लिए, तमिलनाडु के लिए। तो ऐसे राज्य या केंद्र द्वारा कुछ पदों के लिए ये शर्त लगा दी जाती है। उसके कुछ खास कारण होते हैं, और उसमें ये जरूरी होता है कि जन्म स्थान की बात स्पष्ट हो, निवास स्थान की शर्त उसमें लगा दी जाती है। ये एक अपवाद हो गया। दूसरा अपवाद, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान। मैंने अभी आपको बताया कि आरक्षण का प्रावधान, हम में से कुछ लोग कह सकते हैं कि निम्न वर्ग को, इस वर्ग को, अनुसूचित जाति को आरक्षण देकर हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा कुछ लोगों का सोच हो सकती है। कुछ बच्चे हम में से कुछ सोच सकते हैं कि मुझे तो 80% अंक मिले हैं, उसके बाद भी मुझे वहाँ प्रवेश नहीं मिला या वो नौकरी नहीं मिली, जबकि दूसरे को जो अनुसूचित जाति का है उसे मात्र 50% अंकों पर नौकरी या प्रवेश मिल गया, तो ये तो अन्याय है। ऐसा नहीं है।
कानूनी प्रावधान पहले से ही कर दिया गया है, पूर्व से ही स्पष्ट कर दिया गया है कि इस तबके के लोगों को लंबे काल तक हुए आर्थिक शोषण की एवज में और उनकी इतनी निम्न स्थिति को देखते हुए ये आवश्यक है कि उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाए। और इसीलिए पहले से ही घोषणा हो गई है कि इतनी प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी, इतने प्रतिशत पद आरक्षण रहेंगे, ये पहले से ही तय है। तो अन्याय की कोई इसमें बात नहीं है। यदि 100 पद हैं किसी राज्य में किसी विशेष नौकरी के लिए, उन 100 पदों में इतने प्रतिशत सीट अनुसूचित जाति के लिए, इतनी अनुसूचित जनजाति के लिए, इतनी पिछड़े वर्गों के लिए और शेष अन्य के लिए, सबकी सीटों की संख्या स्पष्ट है। तो इसमें अन्याय या असमानता वाली बात नहीं है, ये अपवाद है। और ये एक सरकार का ऐसा कल्याणकारी कदम माना जाए, सरकार कल्याणकारी कदम है जो ये सुनिश्चित करता है कि समाज के नीचे के तबकों को राजनीतिक या सरकारी मदद के बल पर उन्हें उठाया जाए, उनके उत्थान के लिए ये किया गया। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में आरक्षण किया जाना दूसरा अपवाद है। और तीसरा और अंतिम अपवाद है, राज्य को यह अधिकार है कि वह राज्य की सेवाओं के लिए कुछ और आवश्यक योग्यताएं निर्धारित करे। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की नौकरी के लिए कई पदों के विज्ञापन में देखा जाता है उसे छत्तीसगढ़ी भाषा आना आवश्यक है। आप पंजाब जाएंगे, पंजाब के कुछ पदों के आवेदन में लिखा रहता है उसे पंजाबी आना आवश्यक है। या राज्य की परीक्षा होती है पीएससी की परीक्षा में एक पेपर जो होगा वह क्षेत्रीय भाषा से संबंधित होगा या क्षेत्रीय इतिहास से संबंधित होगा। यदि मुझे इस क्षेत्र में काम करना है तो यहाँ की भाषा, संस्कृति, इतिहास से तो वाकिफ़ होना जरूरी है ना। मैं सफल अधिकारी तभी बन सकता हूँ जब ये सब मुझे मालूम हो। इसलिए कई बार राज्यों को ऐसा प्रावधान करना पड़ता है जो हम में से कुछ लोगों को ऐसा महसूस करा सकती हैं कि यह नाजायज़ है, इसमें असमानता की बू आ रही है और हम दूसरे राज्य के लोगों को यहाँ के पदों से वंचित किया जा रहा है आदि आदि, जो सब गलत है। ये आवश्यक योग्यताएं निर्धारित करने के पीछे कुछ आधार होते हैं, क्षेत्रीय आधार होते हैं। तो इस प्रकार इन 3 अपवादों के साथ अनुच्छेद 16 के बारे में बात स्पष्ट हो गई। अब हम आते हैं समानता के अधिकार के तहत वह चौथा अधिकार जिससे हम कहते हैं अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता यानी क्या? छूत अछूत वाली बात। आज से 100 वर्ष पूर्व और बल्कि आज कुछ क्षेत्रों में आज भी संभवतः छूत अछूत वाली बात विद्यमान है। 100-150 वर्ष पूर्व समाज के एक तबके के लोगों को गांव के अंदर रहना या आना, शहर के अंदर रहना या आना मना था। उन्हें शहर के बाहर, गांव के बाहर ही रहने के लिए विवश किया जाता था। और यदि किसी समाज के किसी तथाकथित ऊंची जाति के लोगों की नज़र उन पर पड़ गई तो ये लोग अपने को अपवित्र मानते हुए पुनः स्नान करते थे। बहुत बुरी स्थिति थी इस तबके के लोगों की। इनको छूना भी
पाप माना जाता था। मानव के प्रति इतना विचित्र व्यवहार केवल इसलिए क्योंकि इसका जन्म समाज के इस वर्ग में हुआ है, उसका जन्म समाज के इस वर्ग में हुआ है। इन सब के मद्देनज़र अस्पृश्यता को हटाने का बड़ा कड़ा प्रावधान किया गया। अस्पृश्यता का संबंध या उसके शब्द का अर्थ है छूत अछूत, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबल, उन्हें अनटचेबल माना किया जाता था, जिन्हें छुआ न जाए। अनुच्छेद 17 के द्वारा भारत में अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत कर दिया गया है, कानूनी प्रावधान कर दिया गया, संवैधानिक प्रावधान कर दिया गया। संविधान में छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। सन 1955 में एक विशेष कानून आया, क्योंकि 1950 के संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत ऐसा लगा कि इस और कड़ाई की ज़रूरत है, इस बुराई को समाज से हटाने के लिए और सख्ती की ज़रूरत है। तो 1955 में एक और संवैधानिक प्रावधान किया गया, जिसके अंतर्गत अस्पृश्यता या छुआछूत अपराध अधिनियम पारित किया गया। लेकिन समाज के कुछ क्षेत्रों में, देश के कुछ जगहों में फिर भी वह जारी रहा। ऐसी स्थिति में 1976 में इस अधिनियम को और कठोर बना दिया गया। यदि कोई व्यक्ति छुआछूत की भावना से कार्य करता हुआ पाया गया, छूत अछूत की भावना से कार्य करता पाया गया, तो उसके लिए बड़ी कड़ी सजा का प्रावधान किया गया। 1976 में जब संविधान बना तो इस अपराध के लिए 100 से लेकर 1000 रुपये तक की पेनल्टी, जुर्माना और 1 माह से लेकर 1 वर्ष तक की सजा, जेल की सजा का प्रावधान किया गया। परिणाम ये हुआ है कि निश्चित रूप से छुआछूत की जो बीमारी थी, जो भावना थी, वह काफ़ी कुछ कम हो गई है। पर संभवतः देश के अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र, अंदरूनी इलाके हैं जहां पर परोक्ष रूप से ये छुआछूत की भावना बनी हुई है। लेकिन 1947-50 की स्थिति के बाद से आज की स्थिति में बहुत भारी बदलाव आया है, और उसका पूरा श्रेय इस संवैधानिक प्रावधान को जाता है, जिसे हम कहते हैं अस्पृश्यता का अंत। 1989 में इस कानून को नया नाम दिया गया। इस कानून को अनुसूचित जाति व जनजाति निरोधक कानून नाम दे दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि जो अस्पृश्यता की जो भावना थी या अस्पृश्यता की जो प्रैक्टिस थी, वो इन अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के खिलाफ ज़्यादा की जाती थी। ये कानून जो है अस्पृश्यता के अंत के लिए अब तक बनाए गए सभी कानूनों में सबसे कठोर है, और संभवतः इसी का परिणाम है, सुपरिणाम है कि अब अस्पृश्यता की जो बू है, जो दुर्गंध है, वो समाज में अब बहुत ही कम क्षेत्रों में संभवतः है। अन्यथा अब अनुसूचित जाति, जनजाति या किसी भी अन्य वर्ग के लोगों को छुआछूत की दृष्टि से नहीं देखा जाता। पांचवा और अंतिम प्रावधान समानता की यदि बात करें तो है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत क्या है? हम बात कर रहे हैं समानता के लिए, समानता को लाने के लिए, समाज में सामाजिक समानता को लाने के लिए और क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। उन प्रावधानों के अंतर्गत जो 5 प्रावधान हैं, उसमें चौथा जो था अस्पृश्यता से था, जिस पर कड़े से कड़े कानूनों का प्रावधान किया गया है। संवैधानिक प्रावधान 1950 से लेकर अंतिम प्रावधान 1989।
अब हम उपाधियों पर आते हैं। ये उपाधियां क्या हैं? आपने सुना होगा बहुत से लोगों ने कि खासकर तालुका इलाके में, गांव में, अंदरूनी इलाकों में कई लोग अपने को राय बहादुर आदि कहते थे। खान बहादुर, दीवान, सर आदि कुछ ऐसी उपाधियां थीं जो अंग्रेज़ों ने भारतीयों को समाज में विभाजन के उद्देश्य से कुछ भारतीयों को दी थी। ऐसी उपाधियां देते हुए ये समाज का वर्गीकरण कर बैठे थे, समाज को कई भागों में बांट दिए थे। ऐसा प्रदान करने की प्रथा अंग्रेज़ों के समय थी। जब भारतीय संविधान आया तो इसे समाप्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ऐसा माना गया कि ये सब जो टाइटल्स दी जा रही हैं, ये सब उपाधियां जो दी जा रही हैं, ये उपाधियां समाज में ऊंच नीच का भाव पैदा कर रही हैं, समाज में नए नए तबके तैयार कर रही हैं, और इसलिए इन्हें पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। अब इस तरह की कोई भी उपाधि राय बहादुर, खान बहादुर, दीवान आदि आदि नहीं दी जाती हैं। लेकिन संविधान में भारत देश के प्रति की गई सेवाओं के लिए कुछ सम्मान दिया जा रहा है। स्वामी शिवानंद, योग। संवैधानिक प्रावधान किया गया है। नवीन भारतीय संविधान में देश के प्रति की गई सेवाओं के लिए उसके उपलक्ष्य में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री आदि उपाधियों की व्यवस्था की गई है। याद रखेंगे, ये उपाधियां देश की सेवा के एवज में दी जाती हैं। इन उपाधियों को भी लेकर कानूनविदों का विचार था कि ये उपाधियां भी समाज में वर्गीकरण कर रही हैं। और इसके मद्देनज़र 1977 में जब जनता पार्टी सत्ता में आती है, 1977 इमरजेंसी के बाद, आपातकाल के बाद के चुनाव में जब जनता पार्टी सत्ता में आती है तो उसने ये सब उपाधियों को उसको रद्द कर दिया, समाप्त कर दिया। लेकिन 24 जनवरी 1980 को इंदिरा कांग्रेस की सत्ता पर वापस आने पर भारत रत्न तथा अन्य उपाधियों को पुनः शुरू कर दिया गया, जो आज तक जारी है। अर्थात संविधान से जुड़े हुए अधिकतर लोगों का कहना था कि ये जो उपाधियां, ये जो पुरस्कार हैं, ये देश सेवा की एवज में दिए जाते हैं। व्यक्तियों को उनकी देश सेवा की मान्यता, उनके द्वारा की गई सेवा की मान्यता के रूप में दिए जाते हैं। इसलिए इन्हें जारी रखा जाए और इसी दृष्टि से 77 से 80 के काल को छोड़ दें
1977 से 1980, तो उसके बाद से ये लगातार दिए जा रहे हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण आदि आदि। पर देश की सेवा या व्यक्तियों द्वारा की गई देश की सेवा को मान्यता देने के लिए बात स्पष्ट है